नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न से जो हमने आपको पूछा था। ये प्रश्न था कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित किया है? इसको लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था पिछले वीडियो में। आपको बतलाया था इसका करेक्ट आंसर होगा 245 रुपये निर्धारित किया गया है। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। जो आंकड़े आपको दिख रहा है ये 2024-25 वाला है। हालांकि यहाँ पर पिछले साल भी हमने जानकारी दिया था और पिछला जो साल था यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 228 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। यहाँ पर इसे ऐसे समझिए कि किसी भी मनरेगा मजदूरों की जो न्यूनतम दैनिक मजदूरी है उसकी हम यहाँ पर एक्चुअली में बात कर रहे हैं। तो 2024-25 में ये वित्त वर्ष में बढ़कर हो गया 245 रुपये प्रतिदिन। हालांकि वो सारे आंकड़े हमने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में जो हमारा हॉट टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, इसमें हमने कुछ चीजें बदलाव किया है कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम वो चीजें आपको बतला देंगे जिसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो में जो खास टॉपिक पर चर्चा होगी, हालांकि इसके अतिरिक्त और भी टॉपिक होंगे लेकिन उनमें जो खास है तो बिहार के सरकारी विद्यालयों की जो आधारभूत संरचना है उसके विकास के लिए 3012 करोड़ 85 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। और साथ ही साथ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन पटना में आयोजित हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू किया है। विश्व बैंक के अनुसार अगर हम भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, जो नवीनतम आकलन है 2024-25 वित्त वर्ष के लिए, यह है 6.6%। रिसेंटली भारत के 60 पारंपरिक उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है। रवि कोटा अभी हाल ही में असम के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हेमंड भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई आईआईटी बॉम्बे में। और 1 अप्रैल से एक वाहन एक फास्टैग मानदंड लागू किया गया। तो ये सारे आज की इस वीडियो के प्रमुख टॉपिक होंगे, लेकिन इन सब के अतिरिक्त इनसे मिलते जुलते हुए जितने भी फैक्ट होंगे उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि आपको वो चीजें भी यहाँ पर देखने को मिले और एक तरह से ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो सेशन के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पर पहले प्रश्न पे अब आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को कितनी राशि की मंजूरी दी है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है अभी हाल ही में 3012 करोड़ और 85 लाख रुपए की मंजूरी अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो कि बहुत ही ज्यादा खबरों में रहते हैं हमेशा, हालांकि इनका मूल नाम जो है यह है केशव कुमार पाठक, लेकिन जो ये चर्चित हैं ये के पाठक नाम से चर्चित हैं। तो वर्तमान में शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं। इन्हीं के आग्रह पर बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की या फिर विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 3012 करोड़ 85 लाख रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, इन राशि से अगर हम बात करें तो सभी जिलों को ये राशि आवंटित की जा रही है और इन पैसों से विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण होगा, भवनों की मरम्मती जीर्णोद्धार कार्य होगा, खेल का मैदान तथा खेल परिसर का विकास कार्य कराया जाएगा। ठीक है, एक लंबे समय से ये कह सकते हैं आग्रह किया जा रहा था, लेकिन रिसेंटली अब ये राशि का आवंटन किया गया। तो ये चीजें यहाँ से संबंधित है डायरेक्टली, जो कि आपको ध्यान रखना है। दरअसल यहाँ पर कुछ अतिरिक्त फैक्ट की भी हम बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया था, ये कुल आकार जो बजट का था ये था 2,78,725.72 करोड़। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़े हमने लिया है इसका स्रोत है द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये एकदम करेक्ट आंकड़ा है और यही आपको ध्यान रखना है।
तो वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। और इस बजट की बात करें तो इस बजट में 52,639 करोड़ जो रुपया है ये शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किया गया था। और लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें पिछले वित्त वर्ष 2023 से 24 में शिक्षा विभाग का जो बजट था वो था 40,450 करोड़ रुपए। हालांकि 2023 से 24 का जो कुल बजट का आकार था वो था 2,61,885 करोड़ रुपए। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बिहार में शिक्षा की बात हो रही है तो 2 पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी ट्री एग्जाम में। इसे ध्यान से देखिए कि पिछले साल दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की गई थी। और ये मिशन दक्ष से ही संबंधित रिसेंटली आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में प्रश्न बना है। और नवीनतम जो कह सकते हैं जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना है, जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ बिहार में, विभागों का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं ये है सुनील कुमार। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिहार बजट की। बिहार बजट को लेकर एक सेपरेट वीडियो हमने आपको दिया है, आप इस वीडियो को चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैनल पर जाएंगे टॉपिक स्टडी वाला सेक्शन में, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। साथ ही इसका तमाम जो पीडीएफ फाइल वगैरह है आप बीपीएससी मेकर ऑनलाइन लर्निंग ऐप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर इसका पीडीएफ फाइल आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में कहा दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा के 8वें अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया ज्ञान भवन पटना में। विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो बापू सभागार और ज्ञान भवन है ये अशोका कन्वेंशन सेंटर आप लोग जानते होंगे पटना में है, और यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया या फिर यूं कहें आयोजन किया गया। अब इसको लेकर चीजों को हम लोग को विस्तार पूर्वक देखते हैं कि बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा के 8वें अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। और यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और बात करें हम यहाँ पर दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा की स्थापना की, तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक वसंत सिंधे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे बिहार संग्रहालय की। बिहार संग्रहालय को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, बिहार संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 2015 को हुई थी, यानी कि आंशिक रूप से हालांकि ये खोला गया था, तो इस तिथि को ही स्थापना तिथि माना गया है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं ये बिहार संग्रहालय है। इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है ये है अंजनी कुमार सिंह। अब यहाँ पर बिहार संग्रहालय से संबंधित एक और पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को जानने से पहले आपको बता दूं कि 2023 में अगर हम बात करें G20 का जो कह सकते हैं अध्यक्षता जो थी वो भारत के पास थी, और भारत को जो G20 की कमान मिली थी वो इंडोनेशिया से मिली थी। ये चीजें ध्यान रखिए कि जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। और इसी के तहत यानी कि आपको ये बता दूं कि 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय में यानी कि पटना में किया गया था, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ से G20 से संबंधित आपकी बीपीएससी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, आप लोग प्रश्न पत्र को देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अब जो है G20 का जो कमान है, G20 की जो अध्यक्षता है भारत से अब चली गई है ब्राजील के पास। ठीक है, और रिसेंटली अभी हाल ही में ब्राजील के ब्रासिलिया में G20 रोजगार समूह की कार्य बैठक भी एक आयोजित हुई थी। इसी सीरीज में हमने आपको जानकारी दिया था। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि बिहार सरकार ने 8 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग के लिए 542 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखिए, बिहार संग्रहालय अलग है और पटना संग्रहालय अलग है, ये चीजें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। पटना संग्रहालय आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है पटना संग्रहालय, जबकि ये रिसेंटली 2015 में बना है, यह है बिहार संग्रहालय। आप लोग जरूर इसे विजिट कीजिएगा, बहुत सारी चीजें इतिहास से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न बनता है जो खास करके दीदारगंज पटना से यक्ष और यक्षिणी की जो कह सकते हैं मूर्ति मिली थी वो कहाँ पर रखी गई है? तो वो पटना संग्रहालय में ही रखी गई है। ये एक ऐसा प्रश्न है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ये चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार जरूर इसे विजिट कीजिए। अगर आप लोगों के पास समय है, अगर घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा।
चलिए, अच्छा रिसेंटली अगर हम बात करें अच्छा यहाँ पर पहले हम बात कर रहे थे 2023 में जो ख़ास करके बिहार में महोत्सव आयोजित हुए हैं, ये इसकी कंप्लीट सूची है और इस सूची से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, थावे महोत्सव को लेकर। दरअसल ये इसका 11वां थावे मतलब 11वां संस्करण था, जो कि गोपालगंज में 15 से 16 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ और बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बना है। तो 2023 में आयोजित ये प्रमुख महोत्सव थे जो कि बिहार में आयोजित हुए। लेकिन बिहार के संदर्भ में 2024 को लेकर हम बात करें तो ये ध्यान रखेंगे कि नागी पक्षी महोत्सव 2024 ये जमुई के नागी पक्षी आसरनी में आयोजित हुआ। बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ज्ञान भवन पटना में आयोजित हुआ। नारी शक्ति पर आधारित रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम यानी कि बिहार संग्रहालय पटना में आयोजित हुआ। और रिसेंटली हमने 2 दिन पहले आपको जानकारी दिया था स्वर्णिम मिथिला समिट जो कि मिथिला हाट परिसर झंझारपुर मधुबनी में आयोजित हुआ। तो ये चीजें 2024 से संबंधित है, ये डेटा हम अपडेट करते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। बताएं कि वे कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चीजों को हमने कुछ इस प्रकार से सम्मिलित किया है और थोड़ा सा कठिन बताने का प्रयास किया है। ठीक है, खबरों में है कि अभी हाल ही में ये कह सकते हैं राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन हमने पूछा है कि वे कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आपको बता दूं कि वे 2 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, दरअसल 2004 से लेकर 2014 तक, 26 मई 2014 तक। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री, एक्चुअली ये 13वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे वर्ष 1991 में पहली बार असम से तथा छठी और आखिरी बार 2019 में राज्यसभा से कह सकते हैं राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। तो ये चीजें कुछ यहाँ से मिलती जुलती है जो कि खबरों में है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। रही बात यहाँ पर जो चीजें हमने पूछा है प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल, तो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करें इनके बारे में, कुछ और अतिरिक्त जानकारी है जैसे कि मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब प्रांत जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, यहीं पर हुआ था। वे एक अर्थशास्त्री, एक्चुअली एक महान अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिक थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये यहाँ पर ध्यान रखें। इनके बारे में 2 पॉइंट और भी है। वे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे तथा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी थे। तो ये चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित है और इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चीजें जो खबरों में रहती है, जिस प्रकार से बीपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है, उसके अनुरूप चलिएगा। जो खबरों में रहती है वो भी आपसे पूछा जाता है, करेंट को खास करके रिलेट करते हुए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, बात हम लोग कर रहे हैं राज्यसभा की, तो ऐसे में राज्यसभा, लोकसभा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। चलिए, राज्यसभा से संबंधित या फिर कहें भारतीय संसद से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। दरअसल संसद की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और संसद के अगर हम अंगों की बात करें तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा इसके 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। और राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है और लोकसभा होता है निम्न सदन। तो कुल मिलाकर अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग होते हैं इसके मूल रूप से। और एक्चुअली हम यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि रिपीटेड मोड में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और अगला पॉइंट है कि राज्यसभा में अधिकतम जो होते हैं सदस्यों की संख्या वो 250 होते हैं, जो कि इन 250 सदस्यों में 238 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वीवीआई पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है जिनमें प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम सभापति थे। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त जो यहाँ पर आपको इस तस्वीर में दिख रहा है ये नया संसद भवन है, इसी के अंतर्गत अब राज्यसभा और लोकसभा है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि अब संसद भवन जो नया वाला बना है इससे संबंधित कई ऐसे प्रश्न निकलकर सामने आए हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस चीज को आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि इस सीरीज में हमने समय समय पर इसकी जानकारी आपको दिया था। हालांकि हमारे तमाम जो स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं वो आपको बीपीएससी मेकर ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है।
यही वाला कोर्स है जो कि आप ले सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसमें आपको सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीज़ें आपको इसी कोर्स में मिल रहा है। आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए इसमें 130 प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें फुल लेंथ और ऑनलाइन दोनों टेस्ट शामिल हैं। अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो निश्चित तौर पर इसे ज्वाइन कीजिएगा, आपको भरपूर हेल्प यहाँ से मिलेगा। हमारे नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ये एक नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल अभी एक ऑफर भी चल रही है, आपको एप्लीकेशन पे ही ऑफर की जानकारी मिल जाएगी। महज 199 में आप इसे 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग इसे ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिएगा। हम बात कर रहे हैं वैसे लोगों के बारे में जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो एप्लीकेशन पे यही वाला कोर्स है जिसमें जाकर आप ये तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको डेली क्विज भी दिया जा रहा है, वीकली टेस्ट हम आपको जल्द ही देने वाले हैं, शुरू होने वाला है। इसमें डेली नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है और डाउट क्लास एग्जाम के समय पे चलता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू किया है। तो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि जापान ने इसकी शुरुआत किया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि जापान ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू किया है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से ये प्रभावी हो गया। हालांकि यह एक अल्पकालिक वीजा है जो कि जापान में अधिकतम 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। एक बार जब ये ई वीजा इशू हो जाएगा तो वो 90 दिनों तक यहाँ पर यानी कि जापान में रहने की एक प्रकार से अनुमति देता है। अगले पॉइंट में जापान से संबंधित कुछ हालिया करंट अफेयर्स की हम बात करें तो आप यहाँ पर जो इन्हें देख रहे हैं तस्वीर में, ये जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो है। तो यही चीजें हमने लिखा कि जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे अधिक बार प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार किस देश ने अपने नाम किया है, तो जापान ने ही अपने नाम किया है। 2024 वाला इन्होंने अपने नाम किया रिकेन यामामोटो ने। भारत के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2018 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले व एकमात्र भारतीय हैं दिवंगत बालकृष्ण दोषी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जबकि पिछले साल 2023 की हम बात करें तो अमेरिका के डेविड चिपरफील्ड को ये प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, जापान के बारे में एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बीपीएससी ट्री वाले एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ध्यान से देखिएगा, अमेरिका, रूस यानी रशिया, चाइना और भारत के बाद जापान का जो मून मिशन स्नाइपर है, जो कि लॉन्च हुआ था 6 सितंबर 2023 को, जो कि 19 जनवरी 2024 को चांद के सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है और ऐसा करने वाला ये 5वां देश बना है। किसके बाद, तो अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत के बाद। और आपको ये ध्यान रखना है, इसमें लगे लैंडर का जो नाम था ये था स्लिम, SLIM, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता। चौथा देश बना था चांद के सरफेस पर उतरने वाला अपना भारत। हालांकि भारत अभी भी पहला और एकमात्र देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। हालांकि इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखें, रशिया का जो लूना 25 था वो भी दक्षिणी ध्रुव पर ही जा रहा था, लेकिन वो क्रैश हो गया था। तो ये चीजें कुल मिला के यहाँ पर मून मिशन से संबंधित है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। हालांकि भारत के संदर्भ में अगर मून मिशन की बात करें तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अब तक जो 3 चंद्रयान मिशन यानी कि मून मिशन जो हुआ है वो कंप्लीट जानकारी आपके समक्ष है। आप लोग इसे पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, ये चीजें आपको ध्यान रखना, कब ये लॉन्च हुई, किस रॉकेट से लॉन्च हुई और उस समय इसरो के चीफ कौन थे, तीनों को लेकर ये जानकारी हमने यहाँ पर आपको दिया है। ये चीजें हम रिपीट करते रहते हैं ताकि आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जापान के बारे में हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जापान की अगर हम बात करें अंतरिक्ष एजेंसी की, तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, JAXA। लेकिन वहीं पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर होगा 6.6% रहने का आकलन अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में
भारत की जीडीपी विकास दर 6.6% रहेगी। हालांकि अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2023 से 24 में जो विश्व बैंक ने आकलन किया था बिहार नहीं बल्कि भारत की विकास दर का, ये 7.5% रहने का आकलन किया गया था। तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये कम आकलन किया गया है, ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की मजबूत विकास दर की वजह से अगले 2 साल तक दक्षिण एशिया का, यानी कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो सबसे तेज गति से विकास करेगा। इसी रिपोर्ट में, विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। अच्छा, आरबीआई के लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में 7% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है भारत का। तो ये चीजें यहाँ से संबंधित है। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के बारे में जो जरूरी फैक्ट आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1944 में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वर्तमान में इसके जो 14वें अध्यक्ष हैं ये भारतीय मूल के अजय बंगा है, जो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। ये 14वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के और ये भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपको मिलती है। अब छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कुल कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से प्रमाणित या फिर सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के 60 उत्पादों को भी हाल ही में रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। अब इसको लेकर जानकारी आपके समक्ष है कि हाल ही में पूरे भारत के 60 से अधिक या फिर 60, यहाँ पे 60 से अधिक नहीं बल्कि 60 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिए। और ये पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। इनमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो था वो था असम से 19, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 15, त्रिपुरा से 2, मेघालय से 3 और कई और भी राज्य थे जहां से कुल मिला के अगर बात करें तो 60 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, कल वाले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था अब तक जो कह सकते हैं जीआई टैग सबसे अधिक था वो तमिलनाडु के पास था, कितना 58, कितना 58। लेकिन अब जो 15 उत्तर प्रदेश में और शामिल हुआ है ये हो गया 69, 69 किसके पास, तो उत्तर प्रदेश के पास। तो कुल मिलाकर अगर बात करें विभिन्न राज्यों की, जो सर्वाधिक जीआई टैग जिस राज्य के पास है वो राज्य है उत्तर प्रदेश इस समय, नवीनतम डेटा के आधार पर अब तक। ये चीजें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे हम बात करें जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। यहीं पर इसका मुख्यालय है। और किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 10 वर्ष पश्चात पुनः से जीआई टैग प्राप्त करने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जीआई टैग मिलने से किसी भी उत्पाद की जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो आसान हो जाती है, उसे मार्केट में एक अलग पहचान मिलती है और उसका सेल भी बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिए। और बिहार को पिछली बार या फिर आखिरी बार जो जीआई टैग मिला था ये अप्रैल 2023 में मिला था, जो कि पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया था। दरअसल मरचा चावल पश्चिमी चंपारण के 6-7 प्रखंडों में उपजाया जाता है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है ये चनपटिया प्रखंड है, जहां के मरचा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, बिहार के उत्पादों की वो कंप्लीट सूची देख सकते हैं आप, यहां से ध्यान रखेंगे मरचा चावल की बात करें तो बिहार से कृषि कैटेगरी में ये छठा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। अब तक बिहार को 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है, एक तो खाद्य पदार्थ, दूसरा हस्तकला और तीसरा जो कैटेगरी यह है कृषि। तो ये चीजें ध्यान आप लोग को रख लीजिएगा। चलिए, 7वां प्रश्न है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कोटा हाल ही में असम के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। बताएं कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है। हालांकि अब तक की बात करें, कुछ समय पहले तक बिहार के मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी, लेकिन अब बिहार के मुख्य सचिव हो चुके हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। आमिर सुबहानी ने अपने पद से यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का घोषणा किया था, यानी कि अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे खुद से वो। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। यही चीजें यहाँ पर हमने लिखा है इसके बारे में कि 1993 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कोटा हाल ही में असम के मुख्य सचिव नियुक्त हुए और उन्होंने पवन कुमार बोर ठाकुर का स्थान लिया है। तो ये तो रही बात यहाँ पर असम से संबंधित। बात करें बिहार के संदर्भ में तो 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले इस पद पर थे आमिर सुबहानी, जो कि सिवान जिले के रहने वाले थे। ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, बात अगर हम करें यहाँ पर एक अतिरिक्त पॉइंट की, वर्तमान में जो गृह विभाग की जिम्मेदारी है ये नीतीश कुमार के पास है। यानी कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि बिहार के जो गृह मंत्री हैं इस समय है नीतीश कुमार। एक तो मुख्यमंत्री का पद इनके पास है ही,
लेकिन साथ-साथ गृह विभाग की भी ज़िम्मेदारी इनके पास है, सामान्य प्रशासन विभाग की ज़िम्मेदारी इनके पास है। साथ ही वो सभी विभाग जो किन्हीं को आवंटित नहीं हुआ है, वो तमाम चीज़ें नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पर अगला एक पॉइंट हमने ये भी लिखा है कि नई सरकार के गठन के बाद 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। इसके अतिरिक्त 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ लिए। एक तो नाम है सम्राट चौधरी, एक नाम है विजय कुमार सिन्हा। अच्छा, वर्तमान में सम्राट चौधरी बिहार के वित्त मंत्री हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसको लेकर कंप्लीट जो मंत्रिमंडल की सूची है, जो विभागों का बँटवारा हुआ था, वो चीज़ें ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। आप लोग टॉपिक स्टडी वाले सेक्शन में जाके इसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगला 8वां प्रश्न है कि किस देश के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हेमंड भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हेमंड 2 से 6 अप्रैल 2024 तक यानी कि 5 दिवसीय भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस दौरान वे नई दिल्ली में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिन्हें आप यहाँ पर आर हरि कुमार के साथ देख सकते हैं। देखिए इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य रणनीतिक सहयोग को बेहतर बनाना है। इसके अंतर्गत जो चीजें सम्मिलित है जिसमें ऑपरेशनल सहयोग, प्रशिक्षण आदान प्रदान, सूचना साझाकरण आदि ये चीजें सम्मिलित है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है, दोनों देशों के मध्य रणनीतिक सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये अभी हाल ही में ये वार्ता की गई। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। देखिए, भारतीय सेना प्रमुखों की अगर हम बात करें, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि ये बहुत आसान है, लेकिन कई बार आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, तो ये आंसर आप गलत कर सकते हैं। थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, जिन्हें आप यहाँ पर इस वाला तस्वीर में देख रहे हैं। वायु सेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी या फिर वी.आर. चौधरी, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नौसेना प्रमुख है आर. हरि कुमार यानी कि राधा कृष्णन हरि कुमार, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च हुई है आईआईटी बॉम्बे में। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है और इसे लॉन्च किया गया, यानी कि इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया और भारत की इस पहली CAR टी सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। इस थेरेपी का नाम है नेक्स्टार 19, ये यहाँ से ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें। देखिए अगर हम बात करें कैंसर दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और जो 4 फरवरी 2024 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, इसका थीम था केयर गैप को बंद करें। जबकि वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की, तो भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये डिफरेंस भी यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक वाहन एक फास्टैग मानदंड लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2024 को, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल 2024 को एक वाहन एक फास्टैग मानदंड लागू किया गया। इसका उद्देश्य है कि कई वाहनों के लिए सिंगल फास्टैग के इस्तेमाल या फिर विशेष वाहनों से कई फास्टैग को जोड़ने से रोकना। यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग हो, इसी चीज को लेकर अभी ये शुरू किया गया और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2024 को। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया एक वाहन एक फास्टैग। अर्थात यहाँ पर ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, इसे आप आसान भाषा में ये समझिए कि जिन लोगों के पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग है, वो 1 अप्रैल 2024 से उन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अर्थात एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग होना अनिवार्य है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम फास्टैग की शुरुआत की बात करें, तो दरअसल फास्टैग की शुरुआत जो हुई थी, ये 2014 में ही की जा चुकी थी, लेकिन आंशिक तौर पर। पूरे भारत में ये वर्ष 2019 में लागू हुआ, ये चीज ध्यान रखिए।
देखिए, इसके उद्देश्य की बात करें, फास्टैग को लाने का उद्देश्य क्या था? दरअसल एनएचआई द्वारा जो इसकी शुरुआत हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी? जो टोल प्लाज़ा होता है, वहाँ पर जो टोल टैक्स लिया जाता है, जो वाहनों की लंबी कतार लग जाती है एक प्रकार से, तो इसे एक प्रकार से ऑटोमैटिक करने की दिशा में ही ये किया गया था। मतलब वहाँ पे लंबी कतार ना लगे, जाम से, ट्रैफ़िक से छुटकारा मिले, तो इसी को ध्यान रखते हुए ये शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर यानी कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 260वां स्थापना दिवस मनाया गया। अतः विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया है। दरअसल इसकी स्थापना हुई थी 1764 ईस्वी में। इसके लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। रिसेंटली एनटीपीसी एग्जाम में खास करके हम बात करें तो आरबीआई के लोगों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखिए अगर हम बात करें ये आर्मी कह सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स यानी कि जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर सेना चिकित्सा कोर की, तो ये भारतीय नौसेना का एक विशेषज्ञ कॉर्प्स है जो कि सभी सेवारत और अनुभवी सेना कर्मियों को के साथ साथ उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका क्या उद्देश्य है ये चीज ध्यान रखिए। और इसका जो आदर्श वाक्य है ये है सर्वसंतु निरामया, जो कि आप यहाँ पर इसके लोगों में भी यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे सर्वसंतु निरामया। ये इसका कह सकते हैं आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ होता है सभी को रोग और दिव्यांगता से मुक्त होने दे। ये इसका आदर्श वाक्य है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। रिसेंटली 3 अप्रैल को 260वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी ने कैनाबीस के उपयोग को वैध किया है। बताएं कि यह क्या है? कैनाबीस की बात करें तो यह एक प्रकार का भांग है जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। बिहार के अगर आप रहने वाले हैं तो बिहार में ये बहुत अधिक देखने को मिलता है, खास करके सीमांचल क्षेत्र में। ये खास करके जो क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पर ये अधिक पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी। हाल ही में जर्मनी ने 1 अप्रैल 2024 को मनोरंजक कैनाबिस यानी कि भांग के उपयोग को वैध किया है। यानी कि मनोरंजन के लिए जो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसको वैध किया है, मनोरंजन पर्पज से। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। पिछले वीडियो में इसकी सम्मिलित सारी जानकारी हमने आपको दिया। आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में, वहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स के बारे में दे रहे थे, ऑफर का लाभ उठा के महज 199 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से। प्ले स्टोर से अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।